Good morning. Welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Attempt to connect learner with instructor. And before going to our topic, let us discuss with some observations. Those observations which we are observing on daily basis. Dear students, we have always seen there are lots of similarities between us and our parents. There are lots of similarities between the offspring and their parents. चाहे वो किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखते हों, उनके ऑफस्प्रिंग जो हैं, उनके बच्चे जो हैं, उनकी प्रोजिनी जो है, वो कहीं न कहीं अपने पेरेंट के साथ बहुत सारी सिमिलरिटीज रखते हैं, बहुत सारी मशाबत रखते हैं. एक तो जनरल बॉडी डिज़ाइन ये है कि इंसान से इंसान ही पैदा होगा, और कुत्ते से कुत्ता ही पैदा होगा, सांप से सांप ही निकलेगा, मुर्गे से मुर्गा ही निकलेगा. एक तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि नस्ल दर नस्ल वही पेरेंट्स हैं और उनसे वही नस्ल आगे निकल रही है. बॉडी डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अलबत्ता कुछ समाल चेंजेस हैं, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं और सिमिलरिटीज़ हैं जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान हैं. आप आए दिन हम देख रहे हैं, हम कहते हैं, सुनते भी हैं कि अरे भाई ये जो बच्चा है ये बिल्कुल अपने बाप की तरह है, इसकी नाक तो इसके अपने बाप की तरह है और इसका काद अपने माँ की तरह है, कहीं स्किन कलर माँ की तरह है और आँखों का कलर बाप की तरह है, कहीं हेयर कलर बाप की तरह है और हेयर डिज़ाइन जो है वो माँ की तरह है. बहुत सारे कैरेक्टर्स, चूँकि कैरेक्टर्स कुछ मदर से आ रहे हैं और कुछ फादर से आ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑफस्प्रिंग जो है, ये आगे बच्चा जो है, ये आगे जो प्रोजिनी है, ये कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर अपने बाप से लेता है और कुछ फैक्टर जो है अपनी माँ से लेता है, और फिर कुछ कैरेक्टर्स इसके माँ के साथ मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर इसके बाप के साथ मिलते हैं. अब जो ट्रांसफर कैरेक्टर हो गए, जो मिलते जुलते कैरेक्टर जो हैं अपने बाप के साथ मिल रहे हैं, इस सारे प्रोसेस को जब आप ये कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, इस पूरी कहानी का जवाब जो है हमारे आज के चैप्टर में है, दैट इज जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी. सो आवर टुडेज टॉपिक इज genetics and heredity. We can find answer of all those observations in this topic, that is genetics and heredity. Now सबसे पहले हम ये जानेंगे कि what is heredity. heredity किसे कहते हैं? आप heredity is passing of characteristics from one generation to other, from parents to offspring. Means कि हेरिडिटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसके जरिए से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. पासिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, or we can say that from parents to offspring, this is called as heredity. We say that it is a phenomena of passing or transmission of traits from parents to offspring. क्या है जी ये? It is a process by which
traits are transferred, characteristics are transferred from parents to their offspring. अजीज बच्चों, हमने देखा कि ये जानदार जो हैं ये नस्ल बढ़ा रहे हैं अपनी, और ये किस प्रोसेस से बढ़ाते हैं? द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और हमने वो रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं. इसमें दो किस्म की, पूरी ऑर्गेनिज्म में दो किस्म की रिप्रोडक्शन हो सकती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जो है वो बहुत कम है, यानी ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत कम होते हैं, वेरिएशन उसमें कम आती है. लेकिन उसके बनिस्बत अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है. वहाँ पर वेरिएशन कम है, यहाँ पर वेरिएशन भी पढ़ेंगे हम. तो हम ये कह रहे थे, ए ट्रेट इज एनी कैरेक्टरिस्टिक that is transferred from parent to offspring, that is transferred from parent to progeny. कि ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है जो पेरेंट्स से बच्चे तक आ सकता है. ए ट्रेट इज जेनेटिकली पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मैंने आपको ये बताया कि ए ट्रेट इज जेनेटिकली ट्रांसफर्ड, मीन्स कि यहां पर रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व है, that is genetically passed down from one generation to other, and these traits are known as inherited traits. Inherited. अब inherited traits और acquired traits. Inherited traits ट्रांसफर होंगे, acquired trait ट्रांसफर नहीं होंगे. एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या है? एक्वायर्ड ट्रेड क्या है कि एक आदमी ने अच्छी खुराक खाई, उसके मसल बहुत बन गए, वो पहलवान बन गया, वो हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा बन गया, लेकिन हो सकता है उसका बच्चा जो है उसकी तरह पहलवान नहीं हो सकता है, कि वो उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर है, वो एक्वायर्ड ट्रेट है. एक्वायर्ड ट्रेट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं. एक आदमी अपने बालों को मेहंदी से लाल कर लेता है, तो लाल तो हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो ट्रेड जो है उसके ट्रांसफर हो जाएगा अपने उसमें प्रोजेनी में. तो वो कैरेक्टर जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, उनको हम इनहेरिटेड ट्रेड्स कहते हैं. और वो कौन कौन से ट्रेड्स हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज, कलर ऑफ स्किन, साइज ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ये लंबा है या छोटे कद का है, ये किस किस्म का है. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, डिज़ाइन ऑफ नोज, डिज़ाइन ऑफ योर ईयर लोब्स, डिज़ाइन ऑफ योर हैंड्स. तो ये सारे के सारे ट्रेड्स जो हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक. दूसरा ये है कि इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन. एक तो हम इनहेरिट कर रहे हैं जनरल बॉडी डिज़ाइन. Inheritance from previous generation provides a common basic body design and few changes in it for next generation. एक तो जनरल बॉडी डिज़ाइन जो है हमारा इनहेरिट हो रहा है पेरेंट्स से, जनरेशन टू जनरेशन हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है, यानी इंसान से इंसान ही पैदा हो रहा है, और कुत्ते से कुत्ता ही पैदा होगा, शेर से शेर ही पैदा होगा, और सांप से सांप ही पैदा होगा, परिंदे से परिंदा ही पैदा होगा. दिस इज इनहेरिटेंस ऑफ जर्नल बॉडी डिजाइन एंड अलॉन्ग विद द फ्यू चेंजेस इन इट फॉर नेक्स्ट जनरेशन. अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं कि जो ट्रेट्स जो हैं वो जेनेटिकली इनहेरिट हो रहे हैं, फादर है, मदर है, कुछ ट्रेट यहाँ से आ रहे हैं और कुछ ट्रेट यहाँ से आ रहे हैं, और एक नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है. इसका मतलब इसमें सिमिलरिटीज भी होंगी, क्योंकि कुछ ट्रेड्स बाप से आए, कुछ ट्रेड माँ से आए. इट मीन्स कि यहाँ पर ट्रेड्स सारे ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन कुछ मदर से हैं, कुछ फादर से हैं, कुछ मदर के डोमिनेट होंगे, कुछ फादर के डोमिनेट होंगे. तो कुदरती बात है, कुछ ट्रेड्स तो बाप की तरह होंगे लेकिन कुछ बाप की तरह नहीं होंगे.
कुछ माँ की तरह होंगे लेकिन कुछ बाप की तरह भी नहीं होंगे। तो कुछ डिफरेंसेस भी आ रही हैं जनरेशन टू जनरेशन। देयर आर फ्यू चेंजेस इन इट। जैसे आपको मैं बताऊंगा कि आप आधार कार्ड बनाते हो, आधार कार्ड जो है वो फिंगरप्रिंट के बेस पे बनता है। इट मीन्स कि आपका फिंगरप्रिंट जो है वो पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर रहा है, उसमें सिमिलरिटी नहीं है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो ऑफस्प्रिंग में हो सकती हैं लेकिन पेरेंट में नहीं हो सकती हैं, और जो पेरेंट में होंगी वो ऑफस्प्रिंग में। इट मीन्स कि देयर आर सम ट्रेट्स आर इनहेरिटेड बट देयर आर आल्सो वेरिएशन, देयर आर आल्सो चेंजेस इन ऑफस्प्रिंग। वहां पर जाएंगे हम, जाने से पहले हम ये बताएंगे कि हमने कहा कि इनहेरिटेंस अकर थ्रू दिस हेरिडिटी अकर्स थ्रू इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये ट्रेट जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक आ रहे हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। कुछ न कुछ इनके दरमियान बीच में पुल है जिसके जरिए से ये ट्रेड्स जो हैं ट्रांसफर हो रहे हैं। वो कौन सा मैकेनिज्म है? तो हमने आपको पहले ही यहाँ पर एक डेफिनेशन में बताया था, ट्रेड्स आर जेनेटिकली पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जेनेटिकली पास होते हैं। अब कैसे पास होते हैं, मैकेनिज्म इसका क्या है? अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने ये कहा कि दीज ट्रेड्स आर जेनेटिकली पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और फिर नीचे हमने कहा कि इनहेरिटेंस, द हेरिडिटी जो है अकर थ्रू द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, यानी इसका मतलब जीन की इनहेरिटेंस हो रही है। अब व्हाट इज जीन? जीन है क्या? दिस इज एन इंडिविजुअल। You know that human beings are made up of many cells, means we are multicellular, we are multicellular। और जब हम किसी एक सेल को बाहर निकालते हैं, जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडीज हैं, राइबोसोम्स हैं, सेंट्रोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्मा है, बहुत सारी चीजें हैं। और इस सेल से एक सेल निकाला हमने, और इस एक सेल से जब हम न्यूक्लियस बाहर निकालते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। सवाल यह है कि हम क्रोमोसोम पर क्यों पहुंचे? क्योंकि हमने पढ़ा कि हेरिडिटी अकर थ्रू द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। तो जीन्स हैं क्या, वो कहां पर हैं, कैसे हैं? अगर इनहेरिटेंस, ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, हमने कहा कि ये इनहेरिटेंस जो होती है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स होती है, ट्रांसफर जो कैरेक्टर्स होते हैं जीन के जरिए से होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जीन है कहां। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम एक सेल को देखते हैं, सेल के अंदर जब हम वी आर मेड अप ऑफ वी आर मल्टीसेलुलर, तो जब हमने क्रोमोसोम को, न्यूक्लियस को पकड़ा, तो न्यूक्लियस में देखा हमने कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, एंड दीज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम को जब हम खोल कर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, और इसके ऊपर जो है वो डीएनए और प्रोटीन इस तरह बनी है। और जब हम इसको खोल के देखते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, हम देख रहे हैं कि यहां पर डीएनए है, और डीएनए के ऊपर एक फ्रेगमेंट है जिसको हम जीन कहते हैं। व्हाट इज जीन? इसका मतलब जीन आपको कहां मिल रहा है? क्रोमोसोम में मिल रहा है, और वो डीएनए के ऊपर है। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है वो सारा जो है इस न्यूक्लियस के अंदर है, और यही जीन जो है दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दीज कैरेक्टर्स। अब वो कैसे रेस्पॉन्सिबल हैं? ये हमारे एक मेमोरी कार्ड की तरह है कि ये तमाम ट्रेड्स का डाटा अपने पास रखता है, जस्ट लाइक ए मेमोरी कार्ड। ये मेमोरी कार्ड या
कोई भी डाटा कार्ड है आपके पास, उसके अंदर डाटा होता है, वो नजर तो नहीं आता आपको, लेकिन वो डाटा जब हम किसी कंप्यूटर में डालते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाता है। इट मीन्स कि वो तमाम डाटा की कोडिंग उसके ऊपर है। इसी तरह जीन जो है वो एक फ्रेगमेंट है डीएनए पर। व्हाट इज जीन? ए जीन इज ए फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए दैट स्टोर एंड कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेट। जो तमाम ट्रेट्स हमारे पास हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेट in our body, and these traits are controlled by the genes. The data of all these traits are on these genes. तमाम डाटा जो है हमारे ट्रेट्स का है वो जीन के पास है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेल फीमेल से स्पेशल टाइप ऑफ, जो कि हमने बताया कि हमारे पास 46 यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, जिनमें 22 जो है ऑटोसोम्स हैं और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। उस जब मेल और फीमेल गैमीट रिप्रोडक्शन की बात आती है तो यहां स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनते हैं दैट आर कॉल्ड गैमीट्स। मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को हम एग कहते हैं। और इन सेक्स सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब ये गैमीट, चूंकि इनके ये सेल हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स जब ट्रांसफर होते हैं, इट मीन्स कि जीन ट्रांसफर हो रहे हैं और इन जीन के जरिए से जब यहाँ पर जाइगोट बना, सेल फर्टिलाइज होता है, 23 क्रोमोसोम यहाँ से आए, 23 यहाँ से आए, 46 बने, जाइगोट बना, तो जाइगोट के अंदर ये सारे के सारे 23 क्रोमोसोम यहाँ से ट्रांसफर हुए, 23 क्रोमोसोम यहाँ से ट्रांसफर हो गए। इट मीन्स कि इसके ऊपर जितने भी जीन्स थे वो भी ट्रांसफर हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि द बेसिक यूनिट ऑफ inheritance is known as gene. So gene is the basic unit of inheritance. इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी ट्रेड ट्रांसफर हो रहे हैं वो जीन के जरिए से होते हैं। इसलिए हम शॉर्टकट में यहां कहते हैं all the traits that are genetically passed on from one generation to another generation. इस तरीके का मैकेनिज्म है कि जीन जो है वो डाटा होल्ड करता है, वो उस तमाम कैरेक्टर्स की कोडिंग इसके पास होती है जो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ये सारे ट्रांसफर हो जाते हैं और वही ऑफस्प्रिंग तक चले जाते हैं। अब जीन्स के जरिए से जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो गए उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ डिफरेंसेस भी हैं। देयर आर सर्टन वेरिएशंस इन जनरेशन। मैंने पहले आपको बताया इनहेरिटेंस फॉर्म्स द इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड ए कॉमन बेसिक डिजाइन, body design and few changes in it to the next generation. Now there are some dissimilarities between the offspring and parents. कुछ चेंजेस आ गई, नई नस्ल जो आगे आ गई, बच्चे जो है वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है, क्योंकि वहां पर हमने अभी बताया कि कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट माँ से आए, कुछ बाप से आए, तो कुदरती तौर है मिक्सचर तो बन गया, कुछ चेंजेस तो होंगी, तो उनको हम वेरिएशन कहते हैं। तो वेरिएशन, द डिफरेंस एमंग द इंडिविजुअल। व्हाट इज द वेरिएशन? The difference among the individual of a species is known as variation. कि difference among the individual of a species or a population is called variation. और ये वेरिएशन जो है नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है, जिसको साइंटिस्ट ये कह रहे हैं
कि ये एवोल्यूशन की बुनियाद है, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो हेरिडिटी पढ़ी हमने और दूसरा साथ में वेरिएशन भी आ गया, और साथ में हमने जीन के बारे में भी पढ़ा कि हेरिडिटी जो है ये जीन के जरिए से ट्रांसफर होती है। इनहेरिटेंस इज अकम्प्लिश्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ जीन्स। तो जेनेटिकली मीन्स कि ट्रेड्स आर जेनेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब यहां पर एक टर्म और हमने यहां देखी ऊपर, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी का आपका मतलब समझ आ गया, वेरिएशन को आपने जाना, तो व्हाट इज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स को भी हमें समझना पड़ेगा। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, it is that branch of bioscience which deals with the study of heredity and variation। तो जेनेटिक्स क्या हो गया, समझ आ गई, समझ आ गई। इट इज that branch of science which deals with the study of heredity and variation। कि वो साइंस जो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करे उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। ये हेरिडिटी होती कैसे है, जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफर होता है, जीन कैसे कहाँ होते हैं, ये क्रोमोसोम कहाँ है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ है, हेरिडिटी होती कैसे है, वेरिएशन कैसे होती हैं, कौन कौन सी वेरिएशंस होती हैं, कौन कौन सी चेंजेस होते हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। दिस इज ऑल स्टडीड बाय द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो ये आपका टॉपिक जहां था कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी, इसको इस तरीके से पता लगा कि हेरिडिटी जो है इट इज द process of transmission of traits from one generation to another generation, and this inheritance is achieved by the process of transfer of genes। हमने पढ़ा कि ये ट्रांसफर ऑफ जीन्स से हुआ, और फिर हमने आपको बताया कि जेनेटिक्स जो है ब्रांच ऑफ साइंस है which deals with the study of heredity and variations and study of genetic material। Now you might be wondering how exactly the traits get inherited। Exactly ये trait कैसे ट्रांसफर होते हैं। To answer this we will have to look at the Mendelian inheritance in genetics। Mendelian inheritance in genetics क्या है। एक साइंटिस्ट गुजरा, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो ऑस्ट्रेलियन मॉन्क था। पहले वो टीचर बनना चाहता था आफ्टर कंप्लीशन हिज एजुकेशन, बट ही फेल्ड टू बिकम ए टीचर। उसके बाद उसने एक मॉन्क वाली ज़िंदगी इख्तियार कर ली, वो पादरी बन गया, और जिस चर्च में वो रहता था वहाँ उसके साथ में, उसके पीछे आज भी उसको उसकी याद में उसको पार्क बनाई है उनने। वहाँ पर उसने एक खेत में मटर उगाए, और मटर उगाने का उसका मकसद कोई तहकीक करना नहीं था, लेकिन जब मटर उसने उगाए, जब वो बार बार अपने खेत में जाने लगा तो उसने देखा कि मटर की फसल एक ही किस्म की फसल है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इसके पौधों में। इसके पौधे कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ कईयों का बीज येलो है, कईयों का वाइट है, कईयों का ग्रीन है, कईयों के फ्लावरिंग, यानी डिफरेंट पैटर्न्स उसने देखे। तो ही स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंटेशन। उसने उस पर सोचना शुरू किया, उस पर तहकीक शुरू की कि ये क्या वजह है कि कुछ का सीड एक किस्म का है, कुछ डवार्फ है, कुछ लॉन्ग है।
तो Gregor John Mendel started studying the inheritance in the peas. He performed series of experiments from 1856 to 1863. He conducted experiment on these pea plants and proposed the rule of inheritance. और उसने जब तहकीक की 7 साल मुसलसल उसने तहकीक की और कुछ लाज उसने कुछ रूल्स उसने दिए जिनको बाद में रूल ऑफ इनहेरिटेंस कहा. Based on his observation, Mendel with his experiment found out the principle based on which it could be guess how characters get transmitted, how characters get inherited. उन बेस पर कि किस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उन लॉज को उसने कहा लॉज ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, laws of inheritance. Mendel observed that character are often present in pair. अब पहले हम ये पढ़ेंगे कि उसने कौन कौन से कैरेक्टर जो हैं वो उस खेत में तहकीक किए. सबसे पहला उसने कैरेक्टर जब पकड़ा, उसने देखा कि एक प्लांट का सीड जो है राउंड है और एक का रिंकल्ड है. राउंड बिल्कुल गोल और एक का रिंकल जो चूड़ीदार टाइप होता है. दूसरे का सीड उसने उसी सीड को दूसरा कैरेक्टर उसने देखा कि उस सीड के ऊपर एक तो येलो सीड है और दूसरी प्लांट का सीड जो है वो ग्रीन टाइप का है. फिर उसने देखा कि एक का जो पोड है, जब पोड डिजाइन देखा उसने, एक का फुल पोड है भरा हुआ है और दूसरा का पोड जो उसने देखा कि द पोड इज कंस्ट्रिक्टेड. और चौथा कैरेक्टर उसने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या देखा कि एक का पोड जो है वो येलो कलर है और एक का पोड जो है वो ग्रीन कलर का है. और फिर पांचवी चीज उसने ऑब्जर्व क्या की, ही फाउंड दैट इन सम प्लांट्स flowers are on their tips and in some plants यानी some flowers are terminal and some flowers are axial. Axial means कि वो उनके auxiliary bud पर कुछ flowers हैं और कुछ बिल्कुल terminal हैं, that are called terminal flowers. फिर छठी कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. कंट्रास्टिंग मीन्स कि जो एक में है वो दूसरे में नहीं है, यानी उसके अपोजिट. छठा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसने देखा कि कलर ऑफ द फ्लावर इज पर्पल एंड द कलर ऑफ अदर फ्लावर इज वाइट. सातवां कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसने ऑब्जर्व किया कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. कंट्रास्टिंग इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जो एक चीज में एक किस्म की थी वही दूसरी चीज में दूसरी किस्म की थी, दैट मीन्स अपोज कर रहे थे वो कैरेक्टर. उसने सातवां देखा कि कुछ प्लांट जो है डवार्फ हैं और कुछ जो है लांग हैं. अब ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जब उसने अपने खेत में स्टडी किए, तो खेत में स्टडी करने के बाद उसने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू कर दी और उसने देखा ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एलील. उस वक्त उसको जीन्स के बारे में कोई पता नहीं था, कोई कुछ नहीं था. जब उसने तहकीक शुरू कर दी तो उसने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट शुरू किया उसने, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. उसने पहले पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस शुरू किया, यानी मोनो मीन्स सिंगल कैरेक्टरिस्टिक. मोनो हाइब्रिड क्रॉस द क्रॉस इन विच टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स उसने सबसे पहला कैरेक्टर लिया डवार्फनेस का और लॉन्ग. एक प्लांट लॉन्ग था, एक डवार्फ था, तो ये 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर इसने स्टडी की. जब इन दोनों को उसने क्रॉस किया तो उसने, क्योंकि एक ही कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसने पकड़ा कि एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, दैट मीन्स कि एक कैरेक्टर को उसने, दैट इज टॉलनेस एंड डवार्फनेस. ही जस्ट क्रॉस्ड 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स and studied that various generations, and he found that when he crossed the
लॉन्ग पी प्लांट विद डवार्फ पी प्लांट, उसने क्रॉस पॉलिनेशन की। और जब उसने, ये पेरेंटल जनरेशन थी, और इनके इसने फैक्टर रखे, लॉन्गनेस का फैक्टर, उसने शॉर्टनेस का फैक्टर। जब उसने तहकीक तो कर रहा था, ये फैक्टर्स उसने तब इनके प्रपोज किए जब उसने कुछ तहकीक की, और उसके बाद उसने कहा कि हर फैक्टर जो है, ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एलील। इन दोनों के लिए, इसके लिए अलग पेयर और एक के लिए अलग पेयर, इनको इसने कहा एलील। और सबसे पहले इसने सिर्फ 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किया और दोनों की क्रॉस पॉलिनेशन की। मींस की 2 डिफरेंट टाइप के प्लांट उसने जब फ्लावरिंग आ गई उन पर क्रॉस पॉलिनेशन की, तो उसने देखा फर्स्ट फीलियल जनरेशन में उसके 4 के 4 प्लांट जो हैं वो टाल आ गए। अब टाल कैसे आ गए उनका हम यहां पर मुआवजा करेंगे। उसने टालनेस फैक्टर के लिए एलील जो लिए, दैट इज टीटी, और डार्फनेस के लिए स्मॉल टी। चूंकि उसने जब ये तहकीक की उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन दे दी, और इनको इसने बाज़ाब्ता एक बुक में लाया कि जब इनकी गैमीट फॉर्मेशन होती है तो एक ही एलील जो है वो फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेता है। जब गैमीट फॉर्मेशन हुई, क्रॉस पॉलिनेशन हुई, तो गैमीट फॉर्मेशन के बाद जो सीड बना और जो प्लांट बने, उसने जब इनको क्रॉस किया, ये स्मॉल टी है, तो एक गैमीट यहां से आया, एक गैमीट यहां से आया, तो हमारे पास प्लांट जो बना, और फिर एक गैमीट यहां से आया और एक यहां से आया, तो हम यहां से, तो हमारे पास प्लांट बना टी, और फिर ये जब इसके साथ क्रॉस हो गया तो हमारे पास प्लांट बना टी, और फिर ये जब इसके साथ क्रॉस हो गया तो हमारे पास प्लांट बना अजीज बच्चों के ये बोर्ड पर नहीं बने, बल्कि यहां से जो सीड जब क्रॉस पॉलिनेशन की, जब प्लांट्स के ऊपर जो बीज बना, जो सीड बना, जब उसने उसको दोबारा खेत में बोया तो उसके पास प्लांट्स आ गए, और वो देखा उसने कि सारे के सारे लंबे प्लांट्स हैं। इन फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन, he found all plants are tall। यहां 2 चीजें हैं, एक फिनोटाइप है और जीनोटाइप है। अभी फिनोटाइप की बात करेंगे हम, कि उसने जब फिनोटाइप मींस फिजिकल अपीयरेंस, उसने देखा खेत में जाकर, जब देखा कि 2 कंट्रास्टिंग प्लांट्स को मैंने जब क्रॉस किया तो मेरे पास जो फसल आ गई वहां पर कोई दूसरी फसल नहीं उगाई उसने, उसके पास प्लांट्स तो लॉन्ग आ गए 4 के 4। अब उसने देखा कि मेरे पास प्लांट्स जो हैं खेत में 4 हैं, और 4 के 4 जो हैं वो एक ही टाइप के हैं, दैट इज लॉन्ग। लेकिन जब उसने ट्रेड स्टडी की और उनको जब सिस्टमेटिकली यहाँ पर उसने क्रॉस करके दिखाया, तो उसको मालूम ये हो गया कि ये जो डवार्फनेस वाला कैरेक्टर है ये F1 में गायब हो गया। डवार्फनेस कैरेक्टर जो है ये F1 जनरेशन में हिडन हो गया। और फिर जब उसने देखा कि मेरे पास ये 4 प्लांट जो खेत में आए, अब सीड उससे लिया उसने और उनको कल्टीवेट किया, यही टाल प्लांट। कौन से टाल प्लांट? जो हेट्रोजाइगस टाल प्लांट थे। उसने देखा कि डवार्फनेस वाला कैरेक्टर जो है यहां कहीं हाइड हो रहा है, उसकी क्या वजह है। अब उसने किसी दूसरे प्लांट को नहीं, बल्कि जो इससे जनरेशन मिली, F1 जनरेशन मिली, उन्हीं प्लांट को आपस में
सेल्फ पॉलिनेट किया। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स कि जब दोनों एक टाइप के प्लांट हों, दोनों एक ही किस्म के नस्ल से ताल्लुक रखते हों, एक ही किस्म के जिनके जीनोटाइप हों, उनको हम जब आपस में क्रॉस पॉलिनेट करते हैं तो उस वक्त हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, अपोजिट दो प्लांट थे, एक डवार्फ था और एक लॉन्ग था। और यहाँ पर हमने देखा कि सारे प्लांट लॉन्ग हैं। जब उसको खेत में लॉन्ग के सारे लंबे प्लांट आए तो उसने ऑब्जर्वेशन की कि क्या वजह है, ये सारे क्यों लंबे बन गए। तो उसके पास एक चीज ये आ गई, एक ला दिया उसने कि आउट ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसने एक ला दिया इस पर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि आउट ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर वन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, कि जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं उनके जो अलील हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो जीन कंट्रोल कर रहे हैं, विल एक्सप्रेस इटसेल्फ कॉल्ड डोमिनेट। उनमें से जो गैमीट हम लेते हैं उनमें से एक अलील ऐसा है जो अपने आप को एक्सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है, उसको हम डोमिनेट अलील कहते हैं। तो यहां पर टी डोमिनेट है, इसलिए सब के सब जो है प्लांट टालर आगे, अगरचे वो होमोजाइगस टाल नहीं है लेकिन हेटेरोजाइगस जीनोटिपिकली जो है, यानी इनका जेनेटिक कोडिंग जो है इसमें जीनोटिपिकली जो है वो हेटेरोजाइगस है। जब मेंडल ने इन दोनों को क्रॉस किया तो जब गैमीट फॉर्मेशन हुई और इसने यही बीज जो है, इनसे जो बीज हासिल हुआ वो बोया, तो बो के उसने क्या देखा कि उसके पास कौन कौन से प्लांट आए। ये बन गया टी और टी, ये टी और टी, ये टी और टी, और ये टी और टी। तो आप देख रहे हैं कि इस जनरेशन में जब F2 जनरेशन इसके पास आई तो इसने देखा कि F2 जनरेशन में हमारे पास 4 प्लांट आए और उनमें 3 लॉन्ग प्लांट आए और एक शॉर्ट प्लांट आया। अब इसने देखा कि जो डवार्फ कैरेक्टर्स जो थे, जो डवार्फ ट्रेट्स जो थे, वो F1 जनरेशन में कहीं ना कहीं गायब हो गए थे, हाइड हो गए थे, लेकिन F2 जनरेशन में वो दोबारा जाहिर हो गए। द डवार्फ ट्रेट वाज आल्सो कैरीड इन F1 जनरेशन, कैरी तो हो गए बट रिमेन हिडन इन F1 जनरेशन। डवार्फ कैरेक्टर जो थे, डवार्फ ट्रेट जो थे, F1 में हिडन रह गए। दिस ट्रेट गॉट एक्सप्रेस्ड ओनली इन F2 जनरेशन, और ये ट्रेट जो है आप देख रहे हैं F2 जनरेशन में यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है। डोमिनेट एंड, अब दो चीजें यहां सामने आ गई, द डोमिनेट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो इस पर ऑब्जर्वेशन के बाद इसने एक लॉ दिया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि आउट ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर वन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट एंड अदर विल सप्रेस्ड इज कॉल्ड द रिसेसिव जीन। जो सप्रेस हो जाता है उसको रिसेसिव कहते हैं, और जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है दैट इज कॉल्ड एंड। अब अगर वो सप्रेस हो गया तो यहां फिर जाहिर हो गया, तो कैसे हो गया? ला कह रहा है एंड द रिसेसिव विल एक्सप्रेस ओनली इन अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन, कि रिसेसिव तभी जाहिर हो जाएगा जब इसके साथ कोई डोमिनेंट जीन नहीं होगा। इट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। तो ये इसने एक लॉ कहा। उसके बाद जब F2 जनरेशन में उसने देखा कि फिनोटिपिकली तो 3 लॉन्ग हैं और एक डवार्फ है,
लेकिन अगर जीनोटिपिकली हम देखेंगे तो एक प्योर टाल है, 2 हेट्रोजाइगस टाल हैं और एक प्योर डवार्फ है। तो जेनेटिपिक रेशो जो आया हमारे पास 1:2:1, ये F2 जनरेशन में हमारे पास जब आई तो ऑब्जर्व किया गया, और ऑब्जर्वेशन के बाद मेंडल ने ला दिया कि व्हेन 2 allele फॉर ए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर ब्रॉट टुगेदर इन ए हाइब्रिड फॉर्म, क्योंकि उसने देखा कि यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट जो यहाँ से ट्रांसफर तो हो रहा था, लेकिन फर्स्ट F1 जनरेशन में ये हाइड हो गया था। अब उसने देखा कि F2 जनरेशन में ये दोबारा जाहिर हो गया है। और उसके बाद एक चीज उसने और देखी कि यहाँ पर प्योर टाल भी आ रहा है और प्योर डवार्फ भी आ रहा है और हेट्रोजाइगस भी आ रहा है। तो वो कह रहा है कि व्हेन 2 alleles फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर ब्रॉट टुगेदर, जब 2 अलील गैमीट फॉर्म, जब गैमीट बनते हैं और गैमीट बनने के बाद जब इनको दोबारा इकट्ठे किया जाता है, जैसे यहाँ पर किया हमने कि यहाँ से एक गैमीट लिया, यहाँ से एक गैमीट, जब इनको ब्रॉट टुगेदर किया, कंबाइन किया, इनको क्रॉस पॉलिनेशन की, तो कह रहा है कि द अलील ब्रॉट टुगेदर डू नॉट मिक्स और कंटामाइनेट। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि यहाँ पर ये बिल्कुल मिक्सअप हो गए, कंटामाइनेट हो गए, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी खो दी। ऐसा नहीं है, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई इन्होंने, बल्कि द अलील ब्रॉट टुगेदर डू नॉट मिक्स और कंटामाइनेट बट कैन सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। जब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से 2 प्लांट लिए, तो जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो ये दोनों फिर सेग्रीगेट हो गए, यानी इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोया बल्कि सेग्रीगेट हो गए। और सेग्रीगेशन के बाद आप देख रहे हैं कि वो जो हिडन ट्रेड्स थे वो दोबारा यहाँ पर जाहिर हो गए। तो इसी को इसने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी, कि व्हेन अलील फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन ए हाइब्रिड फॉर्म, जब ये इनको इकट्ठा किया जाता है हाइब्रिड फॉर्म में, तो दे डोंट मिक्स और दे डोंट कंटामाइनेट with each other, they don't lose their identity, but in next generation when gamete is formed, these traits get separated or segregated from each other during the gamete formation। तो इस तरीके से मेंडल ने इनहेरिटेंस के रूल दिए कि डोमिनेंस कैरेक्टर कैसे डोमिनेंट होते हैं, कि जब इनहेरिटेंस होती है, अगर माँ की आंखों का कलर ब्लू है और बाप की आंखों का कलर ब्लैक है, तो हो सकता है अगर माँ की आंखों का कलर जो है वो ट्रेड जो है डोमिनेट है तो बच्चा भी ब्लू आइड होगा। अगर बाप की आंखों का कलर जो है डोमिनेट होगा तो बाप का कलर बच्चे में आएगा। इस तरीके से उसने समझाया कि किस तरीके से ट्रेड जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और जेनेटिक्स की बेस ही जॉन मेंडल ने दी, इसलिए इसको कहा गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी तो इसने सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा, कल हम इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफिज।